ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 2020 के जून महीने में सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लाई जाती है। इन्हीं कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन करते आ रहे हैं। किसानों को वर्तमान बीजेपी सरकार के कथनी और करनी में खोट नजर आती है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों के जरिए सरकार एमएसपी को ख़त्म करना चाहती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमारी ज़मीन की एग्रीमेंट करा के हमारे ज़मीन को हड़पना चाहती है। वहीं सरकार का कहना है कि ये कृषि कानून किसान के हित में है और किसानों को इसमें फ़ायदा है। दोस्तों, ये कृषि कानून अध्यादेश द्वारा लाया गया है। इसके विरोध में देश भर के 400 से 500 अलग अलग संगठन मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा का संगठन करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन के लिए सबसे पहले ये किसान पंजाब और हरियाणा से निकलते हैं। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा सभी बॉर्डर को सील करने की वजह से जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए। तब अंबाला और कर्नल बॉर्डर में ही बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन में अब तक कई किसानों की जान तक चली गई। दोस्तों, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। दोस्तों, किसानों का तर्क है कि इस महामारी कोरोना काल में सरकार इतनी जल्दबाजी दिखाते हुए ये तीनों कृषि कानून को अध्यादेश द्वारा क्यों लाई। जरूर इसमें सरकार की गलत मंशा है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि अध्यादेश क्या है और ये कब लाई जाती है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी सरकार के द्वारा नए कानून या नए कानून को पुराने कानून में बदलाव करवाना चाहती है तो सबसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में विचार विमर्श के बाद पूर्ण बहुमत से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही इसे लागू किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान किया गया है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और देश की हित के लिए कानून बनाना अति आवश्यक है, तब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानून को लागू करता है उसे ही अध्यादेश कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की अवधि 6 माह तक ही होती है। लेकिन जो भी कानून या अध्यादेश के रूप में लाई जाती हैं उनको 6 सप्ताह से 6 महीना के अंदर संसद में पेश करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे रद्द कर दिया जाता है और इसका संपूर्ण प्रभाव खत्म हो जाता है। जब अध्यादेश को संसद में पेश किया जाता है तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में इस पर विचार विमर्श करते हैं और पूर्ण बहुमत से संसद इसको कानून के रूप में लागू कर देती है। आइए दोस्तों, देखते हैं सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानून क्या है। पहला कृषि कानून है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इसको हिंदी में हम आवश्यक वस्तु अधिनियम भी कहते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इस कानून में भंडारण की अनुमति दी जाती है। भंडारण के कानून को समझने से पहले आपको आवश्यक वस्तु के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये आवश्यक वस्तु की सूची में दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, चावल, दाल आदि को रखा गया था जो अब नहीं है, जिसका भंडारण 1955 से अध्यादेश लागू होने से पहले तक कोई भी व्यापारी इसका भंडारण नहीं कर सकता था। लेकिन अध्यादेश लागू होने के बाद इसका भंडारण किया जा सकता है।
जहां सरकार कहती है दोस्तों कि इसका भंडारण व्यापारी और किसान दोनों कर सकते हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि किसान भंडारण नहीं कर सकते। किसान अपने खाने के लिए जिसका भंडारण करते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, तो इन चीज़ों का भंडारण करके इनका लाभ उठाना इनकी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, इन चीज़ों की भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर, बड़े गोदाम की दरकार होगी, जो किसानों के पास नहीं होते। ये बड़े व्यापारी के लिए संभव है, क्योंकि इन अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए गामारे और इनके बोरों में पेस्ट करके रखा जाता है। सरकार इस पर तर्क देती है कि भंडारण की अनुमति से कोल्ड स्टोर, बड़े गोदाम बनाए जाएंगे और इस क्षेत्र में निवेश होगा। और सरकार का तीसरा तर्क ये है कि जब सब्जियों की कीमत दोगुनी हो जाएगी और खराब ना होने वाले अनाज का मूल्य 50% तक बढ़ जाएगा, तब भंडारण की सीमा तय कर दी जाएगी। इसकी अनुमति तब नहीं होगी। किसानों का कहना है कि अध्यादेश से पहले जब भंडारण की अनुमति नहीं थी, तब व्यापारीगण भंडारण करके इसका लाभ उठाते थे। जब जमाखोरों को अनुमति मिल जाएगी तो इन जमाखोरियों को फ़ायदा होगा और किसानों को कभी अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अध्यादेश लागू होने से पहले व्यापारीगण पेट्रोल, डीजल, उर्वरक आदि का भंडारण करते थे, लेकिन इनके बाद आलू, प्याज, तेल, तिलहन, दलहन तेल आदि का भी भंडारण कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इसकी पर्याप्त मात्रा मार्केट में उपलब्ध है। आइए दोस्तों, इसका दूसरा अध्यादेश को देखते हैं। दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल। दोस्तों, इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह की सरकार में 2012 में छोटी स्तर पर की गई थी, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा इसे बड़े स्तर से करने की योजना है। इस अध्यादेश को आसान भाषा में समझते हैं। किसान किसी थर्ड पार्टी में कोई व्यक्ति, पार्टनरशिप, फार्म, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी ग्रुप, सोसाइटी, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनके साथ एक एग्रीमेंट करेगी जिसमें उपज से पहले फसल का दाम तय किया जाएगा। उपज होने के बाद दाम का घटने और बढ़ने का कोई खतरा नहीं होगा। किसानों को उपज बेचने में जो खर्च आती थी, जैसे मंडी फीस, मंडी तक अनाज को ले जाने का खर्च, ये सब उनको चुकाना पड़ता था। इन सारी चीज़ों से छूट मिलेगी। इन एग्रीमेंट करता किसानों को इंश्योरेंस और बैंक से जोड़ा जाएगा ताकि इनको ऋण आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। एग्रीमेंट करता किसी भी कीमत में किसानों का ज़मीन का ऑनर नहीं बन सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को राज्य सरकार की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से मान्यता मिलेगी। एग्रीमेंट करता किसानों की ज़मीन में किसी भी प्रकार की स्थायी बदलाव नहीं कर सकती है। ये कंपनियां उन्नत किस्म का बीज की बात करेगी, समय पर पानी डालने की बात करेगी, आधुनिक तरीके से खेती करने की बात करेगी। जब किसान कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तब इसको ऋण दिया जाएगा और उस ऋण का कर्ज से किसान दब जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि किसानों की ज़मीन बहुत ही कम कीमत में ये कंपनियां खरीदेगी। 1-2 साल के बाद में ये कंपनियां भाग भी सकती है जब इनको कॉन्ट्रैक्ट खेती में घाटा होगा। तो इसके आड़ में किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी को हटा लेगी। और लेकिन दोस्तों, 5 से 6% किसान ही अपनी खेती की पैदावार को मंडी में बेचते हैं, बाकी तो इधर उधर पैदावार को बेच लेते हैं। इसे मंडी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच तो ये है दोस्तों कि किसानों को कभी कोई
अपना नहीं समझा। अगर अपना समझते तो 50-60 सालों में इनकी आय में मात्र 21 गुना की वृद्धि हुई है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 हजार का कर्ज के ब्याज नहीं दे पाते हैं किसान और फांसी पर लटकना पड़ता है। दुनिया इन किसानों को अन्नदाता कहती है और अन्नदाता की आय 50-60 वर्षों में 21 गुना ही बढ़ी है। किसान फांसी पे लटके, इनके बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़े, इनके बेटा को ना इनकी बेटी को इंजीनियर बनने की हक है। दोस्तों, ये सरकारी स्कूल के शिक्षक की आय 200 गुना बढ़ी है 50-60 वर्षों में। सरकारी कर्मचारियों की आय में 180 गुना बढ़ी है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी हजारों हजार रुपया लेकर विदेश में मस्ती करेंगे और किसान फांसी पर लटकेगा। यही तो राजनीतिक है दोस्तों। सरकार ना कांग्रेस की अच्छी है ना बीजेपी की अच्छी है। हम तो कहेंगे कि देश का नेता राकेश टिकैत को होना चाहिए, जो कभी किसानों का दुख और दर्द को समझ पाएगा। आइए दोस्तों, अब तीसरा अध्यादेश के द्वारा जो कृषि कानून लाया गया है उसको देखते हैं। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इस अध्यादेश को समझने से पहले वर्तमान व्यवस्था को देखते हैं। वर्तमान में किसान अनाज का उत्पादन करके मंडी में लाता है। वहाँ उनकी मंडी फीस और गाड़ी भाड़ा जिससे अनाज को लेकर आया चुकाना पड़ता है। मंडी के 5-10 व्यापारी बोली लगाकर अनाज या फसल को खरीदते हैं, उनका मूल्य तय करते हैं। दोस्तों, ये बोली आजकल नहीं लगाई जाती क्योंकि व्यापारी भी आपस में साठ गांठ कर लिए हैं। इस वजह से उनको कम दाम में ही इन व्यापारियों को बेचना पड़ता है। फिर व्यापारी खरीद कर इसका मूल्य लगाएगा, कहाँ बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, इसकी पूरी आज़ादी व्यापारी को है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश के बाद किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उनको अपना अनाज बेचने का, मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, किसे बेचेगा ये तय करने का अधिकार मिलेगा। और इस कानून से एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार चाहेगी तो मंडी चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी के बाहर जो व्यापार होगा इनमें उनको रखा जाएगा। एमएसपी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसपी है और रहेगा। एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो सरकार के द्वारा हर एक फसल पर प्रति वर्ष सरकार अनाज खरीदने के लिए जो मूल्य तय करती है, अलग अलग कीमत लगाकर फसलों को खरीदती है। उदाहरण के लिए अगले वर्ष गेहूं 10 रुपया प्रति केजी सरकार खरीदी थी, तो इस वर्ष 12 रुपया प्रति केजी के रूप में खरीदेगी। लेकिन भारत का 5 से 6% किसान ही एफसीआई में अपने अनाज को बेच पाते हैं। इसमें भी अधिकारी कहते हैं कि गोदाम में जगह नहीं है और किसान को मजबूरी में अनाज को मंडी में बेचना पड़ता है, जो सरकार के द्वारा तय किया गया मूल्य यानी एमएसपी से बहुत कम होता है। दोस्तों, किसानों का कहना है कि हम अनाज एफसीआई में ही बेचेंगे, चाहे जो भी एमएसपी तय हो, और आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे आपके पास गोदाम में जगह हो या नहीं हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाती है। दोस्तों, इस किसान आंदोलन को देश की मेन स्ट्रीम मीडिया महज एक छोटी आंदोलन कह रही है, जबकि इसकी गूंज देश ही नहीं विदेश तक है। कई विदेशियों ने इस
आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार की निंदा भी की है। आज भारत के हर एक कोने से किसानों को समर्थन मिल रहा है। सरकार की कथनी और करनी को लोग समझ रहे हैं। दोस्तों, देश की हकीकत को समझना है तो आप टीवी कम देखा करो, यूट्यूब देखो, देश की हकीकत से रूबरू हो जाओगे। देश की मीडिया क्या है? जब एक सुप्रसिद्ध प्रज्ञा मिश्रा के द्वारा एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से पूछा तो उनका क्या कहना है? टीवी न्यूज एंकर कौन है सर राष्ट्रीय मीडिया में? टीवी न्यूज़ एंकर जी सर, मैंने कोट किया सर, राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया। तो सब बिकाऊ हैं, किसको नाम लूँ मैं? बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, और अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाए जाएंगे आप आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद।